हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस विद निधि। आज हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर करने वाले हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, जैसा कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि एक कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर किया जाता है एंड इट ऑल्सो डज नॉट कंसिडर द मैग्नीट्यूड एंड टाइमिंग ऑफ अर्निंग्स. It treats all the earnings as equal though they occur in different periods. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में सारी अर्निंग्स को इक्वल ट्रीट किया जाता है जबकि वो डिफरेंट पीरियड में अकर होती है। जबकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ ऑब्जेक्टिव में टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रेफरेंस दी जाती है और इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है? The simple concept of time value of the money is that the value of money received today is more than the value of same amount of money received after a certain period. मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ मनी जो हमें आज रिसीव हो रही है वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एज कंपेयर कि वो हमें आफ्टर 1 ईयर मिले। For example, if you are given choice of receiving 1000 today or after 1 year, you will definitely opt to receive today than after 1 year. अगर आपको 1000 रिसीव करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप उस अमाउंट को आज रिसीव कर लो या आफ्टर 1 ईयर, तो ऑब्वियस है कि आप ऑप्ट करोगे कि वो मनी आपको आज मिल जाए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। रीजंस फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी क्या है? नंबर फर्स्ट, द फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन एंड इन्वॉल्व्स रिस्क। फ्यूचर हमारा अनसर्टेन होता है और उसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए इन्वेस्टर है वो वेट नहीं कर पाता कि फ्यूचर कैश इनफ्लो के लिए रिस्क रहता है। उसे ये नहीं पता कि फ्यूचर में जो अमाउंट है वो रिसीव होगा या नहीं होगा, इसलिए वो वेट नहीं करता फ्यूचर अर्निंग्स की और वो टुडे ही मनी रिसीव करने को प्रेफरेंस देता है। सेकेंड वन इज पीपल जनरली प्रेफर टू यूज देयर मनी फॉर सेटिस्फाइंग देयर प्रेजेंट नीड्स इन बाइंग मोर फूड और क्लोथ्स और अनदर कार्ड देन डेफरिंग देम फॉर फ्यूचर। जो जनरली पर्सन्स की साइकोलॉजी होती है वो ये होती है कि वो अपनी प्रेजेंट नीड्स को जल्दी से जल्दी फुलफिल कर ले एज कंपेयर कि वो डेफर कर दे, उस चीज़ को पोस्टपोन कर दे। ठीक है, बिकॉज पर्सन के माइंड में ये फियर भी होता है कि कल को इलनेस हो जाए या डेथ हो जाए तो वो अमाउंट को यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थर्ड वन इज मनी हैज़ टाइम वैल्यू बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू इन्वेस्ट मनी रिसीव्ड एट अर्लियर डेट्स एट सम इंटरेस्ट और अदरवाइज टू एनहांस फ्यूचर अर्निंग्स। थर्ड रीज़न ये है कि मोस्टली पर्सन्स के पास प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम उसे कहीं और इन्वेस्ट कर सकें ताकि हम इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो अर्न कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास 100 रुपीज़ है और आप उसे बैंक में पुट कर सकते हो और वहाँ पर इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो 8%, तो आपको 1 ईयर के बाद 108 रुपीज़ रिसीव हो जाएंगे। So if you have a choice between 100 today or after 1 year, it is the same as a choice between 100 next year or 100. ठीक है, तो अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, आप बोलोगे कि मुझे 100 रुपीज़ अगर चाहिए तो आज दे दो, बट अगर फ्यूचर में आपने मुझे ये सेम अमाउंट देना है तो मैं उसकी जगह आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूँगा और 108 रुपीज़ लूँगा, क्योंकि ये जो 100 रुपीज़ का अमाउंट है इसे मैं बैंक में पुट करके भी रख सकता हूँ और वहाँ पे मैं इंटरेस्ट अर्न कर सकता हूँ। ठीक है, तो एनी रैशनल पर्सन वुड प्रेफर द लार्जर अमाउंट, ऑब्वियस। ठीक है, हाँ जी। अब देखिए टेक्निक्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। टेक्निक्स मेनली 2 हैं, कंपाउंडिंग टेक्निक्स एंड डिस्काउंटिंग और प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। आज हम करेंगे कंपाउंडिंग टेक्निक्स। कंपाउंडिंग टेक्निक्स देखिए क्या होती हैं। The time preference for money encourages a person to receive the money at present. ठीक है, instead of waiting for future.
टाइम प्रेफरेंस फॉर मनी एक पर्सन को इनकरेज करता है कि वो मनी को टुडे रिसीव कर ले, आज रिसीव कर ले, इंस्टेड कि वो वेट करे फ्यूचर पीरियड के लिए. बट ही मे लाइक टू वेट इफ़ ही इज़ ड्यूली कंपनसेटेड. बट वो वेट कर सकता है अगर वो ड्यूली कंपनसेट कर दिया जाए फॉर द वेटिंग टाइम. जो उसने टाइम पीरियड वेट किया है, अगर उस टाइम पीरियड के लिए उसको कंपनसेशन मिल जाए तो वो वेट भी कर सकता है बाय द वे ऑफ इंश्योरिंग मोर मनी. मतलब अगर हम उसे बोलें कि तू वेट कर ले बट आफ्टर सम टाइम कुछ ज़्यादा अमाउंट मिल जाएगा इन फ्यूचर. ठीक है, तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इस तरह से निकालते हैं, यानी कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू एट द पीरियड 1 अगर हमने कैलकुलेट करना है आफ्टर 1 ईयर हमें कितना अमाउंट रिसीव होगा अगर हम आज ओरिजिनल सम ऑफ मनी यानी आज जो हमारे पास अमाउंट है एट प्रेजेंट उसे इन्वेस्ट करते हैं 1 प्लस आई. ठीक है, वी नोट इंटू 1 प्लस आई. आई के आपके पास इंटरेस्ट रेट, मतलब आपके पास फ्यूचर अमाउंट ऑफ मनी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी आफ्टर 1 ईयर जब आपने आज 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं. तो वो कैसे कैलकुलेट होगा. वी नोट 100 लिख लिया, 1 प्लस 10% और अमाउंट आ गया आपके पास 110. ठीक है, तो सेकेंड ईयर में देखिए आपको कितना अमाउंट रिसीव होगा अगर आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करते हैं आज. तो सेकेंड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रिसीव होगा जो कि ओरिजिनल सम ऑफ प्रिंसिपल पर होगा और जो इंटरेस्ट की अमाउंट हमने आफ्टर 1 ईयर कैलकुलेट करी है, जो 1 ईयर आफ्टर अर्न की है वो भी ऐड किया जाएगा. ठीक है, तो देखिए आप जो हमारा V1 होगा वो 110 होगा जिसमें इंटरेस्ट अमाउंट भी कंक्लूड होगी. ठीक है, अब देखिए 1 प्लस आई, 1 प्लस 0.10 हमारे पास आ गया 121. यानी फर्स्ट ईयर में हमें 110 मिला, सेकेंड ईयर में 121 मिला, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिला. ओरिजिनल सम ऑफ प्रिंसिपल 100 था और इंटरेस्ट था 10%. ठीक है, अब आप देखिए थर्ड ईयर में कितनी अमाउंट मिलेगी. थर्ड ईयर में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो सेकेंड ईयर की हमारी वैल्यू ऑफ मनी है उसको इंटू कर देना है 1 प्लस आई से, यानी कि ओरिजिनल सम ऑफ मनी प्लस सेकेंड ईयर में जितना अमाउंट हमने अर्न किया और इंटरेस्ट अर्न किया उसको हमने मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ. तो हमें थर्ड ईयर में जो मनी रिसीव होगी वो होगी 133.10. ठीक है, आप देख सकते हैं कि आपको कंपाउंडिंग टेक्निक का बेनिफिट मिल रहा है, आपको हर साल अमाउंट इंक्रीज मिल रहा है. ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी अगर हमें चाहिए है फॉर VN ईयर, n नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चाहिए, तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते. तो वहाँ पे हमारे लिए होगा V नोट 1 प्लस आई की रेज़ टू पावर n. ठीक है, तो वहाँ पे हम कंपाउंडेड फैक्टर्स टेबल यूज़ करते हैं जो कि आपके बुक के एंड में दिया होगा. ठीक है, तो अब देखिए अगर आपको 10 ईयर्स के बाद पता करनी है कि 100 की वैल्यू क्या होगी तो आपने V10 लिखना है और 100 लिखना है V नोट. ठीक है, जो आपके पास करंट सम ऑफ मनी है, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट लिखना है और रेज़ टू पावर n यानी कि यहाँ पर आपके पास 10 है n. ठीक है, तो 100 आपने देखा और मैं आपको इसको दिखा देती हूँ कंपाउंडेड फैक्टर टेबल में. हाँ जी, ये देखिए कंपाउंडेड फैक्टर टेबल दिया हुआ है, हमें पीरियड दे रखा है और परसेंटेज दे रखा है कि 10 ईयर्स के बाद क्या वैल्यू होगी जब इंटरेस्ट रेट 10 है. तो कंपाउंडेड फैक्टर जो हमारी कंपाउंडेड वैल्यू होगी वो होगी 2.594. ठीक है, तो हमने यहाँ लिख दिया टेबल में से देख के 2.594 और हमारे पास अमाउंट आ गई 259.4. ठीक है, तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी जो हमारी है आफ्टर 10 ईयर्स वो इतनी होगी. ठीक है, अब हम करते हैं डबलिंग पीरियड. डबलिंग पीरियड क्या होता है. डबलिंग पीरियड होता है कंपाउंडिंग फैक्टर टेबल्स देखिए जैसे कि हमें ईजिली यूज टू कैलकुलेट द डबलिंग पीरियड. लेंथ, दैट इज लेंथ ऑफ पीरियड विच एन अमाउंट इज गोइंग टू टेक टू डबल एट अ सर्टेन गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट. मतलब हमें कोई इंटरेस्ट रेट दिया होगा और हमें बताया होगा, हमसे पूछा गया होगा कि ये अमाउंट कितने टाइम के बाद डबल हो जाएगा. डबलिंग पीरियड निकालिए. तो उसके लिए हम रूल ऑफ थंब अप्लाई करते हैं, यानी कि जो हमें
रूल ऑफ थंब दे रखे हैं, वो हमने अप्लाई करने हैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। रूल ऑफ थंब है 72 का, 72 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और रूल ऑफ 69 है 69 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। डबलिंग पीरियड निकालने के लिए 2 रूल ऑफ थंब है। रूल ऑफ थंब के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। ये जिस तरह से आप बोल सकते हैं कि 1 को 1 क्यों बोलते हैं, दैट इज़ रूल। इसी तरह से डबलिंग पीरियड निकालने के लिए ये रूल है, मैथमेटिकली रूल है, ठीक है। हाँ जी, तो हम इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन भी कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इफ़ यू डिपॉजिट 5000 टुडे एट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन हाउ मैनी ईयर्स विल दिस अमाउंट डबल। 5000 आपने इन्वेस्ट करना है, ठीक है, डिपॉजिट करवाना है 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। वर्क आउट दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग रूल ऑफ थंब 72 और 69, ठीक है। डबलिंग पीरियड आपने निकालना है 72 बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6 आपने लिख दिया रेट ऑफ इंटरेस्ट, 12 ईयर्स आ गया आपके पास। अकॉर्डिंग टू रूल 69 डबलिंग पीरियड 0.35 प्लस 69 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दिया 6% और आपके पास आ गया 11.85 इंटरेस्ट। अगर आप रूल ऑफ थंब 72 अप्लाई करते हो तो 12 ईयर का टाइम लगेगा अमाउंट को डबल होने में। अगर आप रूल ऑफ थंब 69 अप्लाई करते हो तो आपको 11.85 ईयर्स का टाइम लगेगा, ठीक है। हाँ जी, तो आप देख सकते हैं डबलिंग पीरियड हमने कैलकुलेट करना सीखा है। नेक्स्ट हम जो करने वाले हैं वो है मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड। मल्टीपल कंपाउंडिंग पीरियड क्या होता है? व्हेन इंटरेस्ट इज टू बी कंपाउंडेड मोर देन वंस अ ईयर, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो इंटरेस्ट है वो एक से ज़्यादा टाइम कंपाउंड हो रहा है, साल में एक से ज़्यादा, दैट इज़ क्वार्टरली और हाफ ईयरली। जैसा कि हमें कई बार कंपनीज अलाउ कर देती है 30 जून को, 31 दिसंबर को, बैंक्स भी हमें क्वार्टरली इंटरेस्ट पेमेंट अलाउ कर देते हैं, ठीक है। तो उस केस में हमें जो वैल्यू निकालनी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी निकालनी है एन ईयर्स के लिए, उसका फॉर्मूला होगा वी नोट, ठीक है। जो करंट ओरिजिनल सम ऑफ मनी है हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई ओवर एम। आई हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट रेट, और एम क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ कंपाउंडिंग पर ईयर। अगर क्वार्टरली आपको दे रखा है तो आपने 4 लिख लेना है, ठीक है। अगर आपको दिया हाफ ईयरली तो आपने 6 लिख लेना है, उस तरह से एम इंटू एन कर देना है, ठीक है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी हम एक इलस्ट्रेशन करते हैं। हाँ जी, आपको बताया हुआ है कैलकुलेट द कंपाउंडेड वैल्यू ऑफ 10,000 एट एंड ऑफ 3 ईयर एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जहाँ आपको ईयरली बेसिस पर और क्वार्टरली बेसिस पर फाइंड आउट करनी है वैल्यू। यहाँ पे देखिए आपको व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन ईयरली बेसिस, जब ईयरली बेसिस है तो आपने क्या लिखना है? वी एन इज इक्वल टू वी नोट 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन, एम इंटू एन, ठीक है। हाँ जी, यहाँ देखिए एम तो है ही नहीं यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि ज़ीरो है, ईयरली बेसिस है, तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ होगा वी नोट 1 प्लस आई रेज़ टू पावर एन, यानी कि 10,000 देखिए 1 प्लस 1.12 इंटू 3 ईयर्स का टाइम था, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है हमने कहाँ से देखी? या तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर हम इसे कंपाउंडेड फैक्टर टेबल से देख सकते हैं, और वैल्यू हमने लिख देनी है यहाँ पर 14,050 रुपीज़, ठीक है। व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ऑन क्वार्टरली बेसिस, जब क्वार्टरली बेसिस पर है तब आप देखिए वैल्यू ऑफ मनी आफ्टर एन ईयर्स, यानी आफ्टर 3 ईयर्स हमारी कैसी आएगी? वी नोट 1 प्लस आई ओवर एम रेज़ टू पावर एम इंटू एन। 10,000 1 प्लस 0.12 जो हमारा इंटरेस्ट रेट था उसको डिवाइड कर देना 4 से, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है यानी क्वार्टरली है तो फ्रीक्वेंसी हमारी 4 होगी, 4 इंटू 3 कर देंगे हम, ठीक है। और हमारे पास कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई 14,260। आप देख सकते हैं जब ईयरली इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है तो आपको 14,050 रुपीज़ की वैल्यू आ रही है, और जब हमारा इंटरेस्ट क्वार्टरली बेसिस पर कंपाउंड हो रहा है तब हमें 14,260 रुपीज़ की अमाउंट मिल रही है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी अर्न हो रही है, ठीक है। तो